हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। आज हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रम का। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म आज का हम कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मॉडरेट से एक्सट्रीमिज्म में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पड़ाव था वो कैसे बढ़ा। चैप्टर नंबर 9 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसको बोलते हैं हम एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। ये क्यों आया, मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों इंक्रीज हुआ, क्या रीज़न था इसके पीछे। एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म जो था 1905 से लेके 1909 तक जो है, ये यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका बोलबाला रहा एक्सट्रीमिज्म का। तो क्यों क्यों क्या रीज़न था? क्योंकि देखो, जो भी डिमांड्स जो हैं मॉडरेट लीडर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी, उनको तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि वो 1892 में एक एक्ट लेके आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट, लेकिन उसमें भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है भारतीय लोगों को वहाँ पे नहीं दिया गया। बजट के ऊपर डिस्कशन तो कर सकते थे, लेकिन वोट नहीं कर सकते थे। सेपरेट सब्जेक्ट्स में वोट कर सकते थे, उसके ऊपर वोट नहीं कर सकते थे, ना ही वहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे हमारे, वो नाराज़ थे। ठीक है, तो ये कारण था। इसके अलावा देखो, 1896 में और 1900 के बीच में दोस्तों क्या हुआ कि भारत के अंदर फेमाइन कंडीशंस थी। बहुत ज़्यादा जो है भुखमरी, सूखा पड़ चुका था। 90 लोग मारे जा चुके थे, 90 लाख, 90 लोग नहीं, 90 लाख लोग जो है मारे गए इस फेमाइन कंडीशंस की वजह से इन 4 सालों के अंदर दोस्तों। तो ब्रिटिशर्स ने इनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये एक मेन कारण रहा हमारा मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू करने में। मॉडरेट्स तो फेल हो गई। ठीक है, मॉडरेट्स की बात मानी नहीं गई, और उनके जो मेथड थे, प्रेयर पैटिशन और प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, उनको तो माना नहीं गया। दूसरा कारण ये हुआ, फेमाइन कंडीशन थी। तीसरी चीज़ ये हुई कि ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया दोस्तों। प्लेग फैल गया कहाँ पे? डेक्कन के अंदर, यानी कि जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहाँ पे प्लेग फैल गया, बीमारी फैल गई इसी समय में 1896 टू 1900। तो ऊपर से फेमाइन है, दूसरी तरफ प्लेग कंडीशन हो गई है वहाँ पे डेक्कन के अंदर। तीसरा कारण, दंगे भी स्टार्ट हो गए डेक्कन के अंदर। यहाँ पे कोई ब्रिटिशर्स की ओर से हेल्प प्रोवाइड नहीं करवाई गई, तो ये रीज़न बने। ठीक है, उसके बाद 1897 के अंदर दो ब्रदर्स, जिनको नाटू ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, या फिर चापेकर ब्रदर्स भी इनको बोलते हैं। नाटू ब्रदर्स कौन कौन से थे? हरि कृष्ण, हरि कृष्ण चापेकर। दूसरे थे बाल कृष्ण चापेकर। ये थे पहले दामोदर हरि चापेकर। कृष्ण नहीं आएगा यहाँ पे, दामोदर हरि चापेकर, दूसरे बाल कृष्ण चापेकर। ये दो नाटू ब्रदर्स को विदाउट ट्रायल डिपोर्ट कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। क्या रीज़न था? बिकॉज गाइज, इन्होंने दो ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या करी थी। 1857 के रिवोल्ट के बाद पहली मिलिटेंट एक्टिविटी थी ये, जो इन्होंने नाटू ब्रदर्स ने करी थी। क्या था? डब्ल्यू सी रैंड नाम के ब्रिटिश ऑफिशियल, इनकी हत्या, प्लस एक लेफ्टिनेंट एर्नेस्ट नाम के व्यक्ति, ये भी ब्रिटिश ऑफिशियल दोनों, इन दोनों की हत्या कर दी गई। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। तो इनको विदाउट ट्रायल जो है वहाँ पे डिपोर्ट कर दिया गया। 1897 के अंदर ही दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को जो है सेडिशन के चार्जेस पे, सेडिशन क्या होता है? देशद्रोह। उनके चार्जेस पे जो है इनको कैद कर लिया गया, इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई। ठीक है, तो ये जो है कारण बनते जा रहे थे, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म को आगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर 1899 में जब लॉर्ड कर्जन नए वॉयसरॉय बनते हैं, तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लेके आते हैं। क्या? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लेके आते हैं 1899 के अंदर, याद रखिएगा, जिसमें जो कॉरपोरेशंस थे कोलकाता के अंदर, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, यानी कि गवर्नमेंट का ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोल होगा। उसके अलावा 1904 में दो नए एक्ट आए, इंडियन
यूनिवर्सिटी एक्ट, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल ज़्यादा हो गया। कर्जन बोलते थे कि ये जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये फैक्ट्रीज़ हैं जो रेवोल्यूशनरीज़ को, पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज़ को जो है पैदा कर रहे हैं। तो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, और दूसरा एक्ट था सेडिशियस एक्टिविटीज़ एक्ट। ठीक है, दूसरा था सेडिशियस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सॉरी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ठीक है, तो ये भी 1904 में कर्जन के द्वारा लाया गया। ये प्रेस जो थी हमारी, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए था। राइट, तो ये सारे जो एक्ट जो लेके आए ये भी कारण बने। ठीक है, ये यहाँ पे कारण बनते हैं। इसके अलावा देखो और क्या रीज़न रहे कि उस समय जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था वो हमारे लोगों के ऊपर था। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस मतलब उस समय ना जापान, जो कि एक एशियन कंट्री थी, 1868 के बाद इसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस यहाँ पे बहुत होने लगी। तो इंडिया को भी एक कॉन्फिडेंस मिला कि एक एशियन पावर विदाउट एनी यूरोपियन हेल्प, किसी यूरोपियन की हेल्प के बिना वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, उसकी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगी है 1868 के बाद। तो वो भी एक कॉन्फिडेंस का कारण बना। दूसरी तरफ इथियोपिया, जो कि एक अफ्रीकन गरीब देश है, उसने इटली को हरा दिया दोस्तों, उसने इटली को हरा दिया। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस का कारण बना। ठीक है, वहीं जापान ने रशिया को हरा दिया 1905 में, 1905 में। तो इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से हमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि यूरोपियन पावर कोई इनविंसिबल पावर नहीं है, इसको हराया जा सकता है। पहले ये सोचते थे कि नहीं यार, इनको हराया नहीं जा सकता, यूरोपियंस को बहुत पावरफुल है। लेकिन ये जो चीज़ें थी यहाँ पे, जो इंडस्ट्री जो जापान की डेवलप हुई विदाउट एनी यूरोपियन हेल्प या वेस्टर्न कंट्री की हेल्प के बिना, एक एशियन कंट्री अपने बलबूते पे एक अपना पावरफुल तरीके से जो है इंक्रीज कर रही है अपनी प्रोवेस को। एक अफ्रीकन कंट्री एक यूरोपियन कंट्री को हरा रही है, एशियन कंट्री एक यूरोपियन कंट्री को हरा रही है। हालांकि रशिया जो है एशिया में भी आता है, आधा यूरोप में भी आता है। तो ये सारे कारण, ये इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ा। ये भी एक कारण रहा कि हमारा जो नेशनलिज्म है, मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ हम गए कि हम इनको बाय फोर्स भी हरा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो स्कॉलर्स थे इंडिया के, जैसे विवेकानंद हैं, इसके अलावा विवेकानंद हैं, इसके अलावा दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने हमारे जो इंडिया के पास्ट की ना एक नई इमेज ला के रखी। मॉडरेट लीडर्स क्या थे, वो यूरोपियन स्कॉलर की बात मान रहे थे। यूरोपियन स्कॉलर्स ने भी बोला था कि नहीं, ये सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इंडियंस, आर्यन, जो कि यूरोपियन भी सेम ही है मतलब। तो लेकिन इन्होंने इंडियंस पे विश्वास किया। इंडियन स्कॉलर जो थे विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनकी बातों पे दयानंद सरस्वती ने एक बात कही थी कि इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया जो है ना वो इंडियंस के लिए है, भारतीयों के लिए। ये दयानंद सरस्वती ने बात कही थी। तो इन लोगों ने, इन स्कॉलर्स ने इंडिया के रिच कल्चर की एक नई इमेज, या फिर जो पुराना पास था हमारा, रिच कल्चर था, उसको लोगों के सामने लेके आए, जिससे हमारा एक नया कॉन्फिडेंस यहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे गाइस, मॉडरेट्स की कैंपेन अगेंस्ट एंटी पार्टीशन। ठीक है, मॉडरेट्स की एंटी पार्टीशन कैंपेन। देखो 1885 से लेके ना 1905 तक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मॉडरेट्स का बोलबाला था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मॉडरेट लीडर्स जो है कंट्रोल कर रहे थे। देखो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही पार्ट थे, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी। यहाँ पे अगर हम मॉडरेट्स की बात करें तो ये इनके मेथड अलग थे बात मनवाने के, है ना। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो एक दो स्टेप आगे जाएंगे अपनी बात मनवाने के लिए, वो मिलिटेंट एक्टिविटी भी कर सकते हैं। राइट, तो क्या हुआ कि मॉडरेट्स, देखो
1903 में ना, 1903 में लॉर्ड कर्जन ने जो है पब्लिक के सामने रख दिया कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। अब इस बंगाल के विभाजन के उसको काउंटर करने के लिए इसके खिलाफ जो है एंटी पार्टीशन कैंपेन चलाया गया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया गया। तो ये मूवमेंट 1903 से ही स्टार्ट हो गया। 1903 से लेके 1905 तक जो है इसको कंट्रोल मॉडरेट लीडर्स ने किया, वो यहाँ पे मैं बात करूँगा। ठीक है, मॉडरेट लीडर्स ने कैसे इस कैंपेन को चलाया। इन्होंने क्या किया, पैम्पलेट्स छापे, न्यूज़पेपर चलाए। ठीक है, न्यूज़पेपर कौन कौन से, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 न्यूज़पेपर आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं गाइस। हितवादी, हितवादी याद रखना है, बंगाली याद रखना है, और एक और था, हितवादी था संजीवनी, हाँ संजीवनी। ये जो हितवादी और बंगाली है ना दोस्तों, ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने चलाए थे। ठीक है, मॉडरेट लीडर थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये भी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बंगाली अखबार, ये भी इन्होंने छापा था। ये दोनों अखबार 1893 में छापे गए थे, 1883 में, सॉरी 1883 में जो है ये छापे गए थे। ठीक है, इसके अलावा डेट आप नहीं भी याद रखेंगे कोई बात नहीं, किसने चलाए थे ये याद रखना है। संजीवनी तीसरा अखबार के मित्रा के द्वारा इसको चलाया गया। ठीक है, के मित्रा के द्वारा जो है इसको चलाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। राइट, तो ये मॉडरेट्स का तरीका था। ये पब्लिक मीटिंग करते थे, पैम्पलेट छापते थे, न्यूज़पेपर इन्होंने चलाए। राइट, इसके द्वारा जो है इन्होंने मूवमेंट चलाया। लेकिन उसके बाद देखो 1905 में ये जो एंटी पार्टीशन की कमान थी, ये मिलिटेंट या फिर हम बोलें एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के पास में चली गई। ये फेल हो गए मॉडरेट लीडर्स। अब क्या हुआ, एक डेट आपको याद रखनी है कि अनाउंसमेंट कब हुआ पार्टीशन का। तो अनाउंसमेंट जो हुआ पार्टीशन का वो हुआ था जुलाई 1905 में। ठीक है, जुलाई 1905 में ये अनाउंस कर दिया गया कर्जन के द्वारा कि यहाँ पे पार्टीशन होने वाला है। पब्लिक अनाउंसमेंट ये अलग चीज़ है। 1903 में ये पब्लिक हो चुकी थी बात की विभाजन होने जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से अनाउंसमेंट हुआ वो जुलाई 1905 में हुआ। और अनाउंसमेंट जो हुआ 1905 में हुआ, और अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया दोस्तों। तो डेट दोनों याद रखनी है, विभाजन कब हुआ अक्टूबर 1905 में, अनाउंसमेंट कब हुआ था जुलाई 1905 में। तो जब ये अनाउंसमेंट होता है ना 1905 के अंदर, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 में, देखो जुलाई में अनाउंसमेंट हो गया, 7 अगस्त 1905 में बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। बॉयकॉट रेजोल्यूशन और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 7 अगस्त 1905 के अंदर। कलकत्ता टाउन हॉल में एक मीटिंग होती है, कलकत्ता टाउन हॉल में मीटिंग रखी जाती है, जिसमें बाइकॉट रेजोल्यूशन और स्वदेशी मूवमेंट जो है यहाँ पे ये पास कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ें हो जाती हैं, लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, साथ में मिलकर गाने गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं। तो उस समय जो है आपको याद रखना है कि थीम सॉन्ग क्या था हमारे मूवमेंट का, वो था वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम जो है ये हमारा थीम सॉन्ग बन गया उस समय। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, ये भी वहाँ पे गाने लगे, जो कि आज के समय का जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। अमार सोनार बांग्ला जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये 1905 में जो है ना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। 1905 में जो है इनका जो इनको बनाया गया था उस समय। राइट, तो लीडर्स मैंने आपको बताई, लीडर्स की अगर हम बात करें, देखो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कहाँ से जो है लीडरशिप की जो मतलब लीडरशिप दिखा रहा था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में। तो पंजाब में अगर हम बात करें तो लाला लाजपत राय प्लस अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन थे,
तो जो हमारे भगत सिंह थे उनके अंकल थे ये, ठीक है, चाचा जी अजीत सिंह। और लाला लाजपत राय पंजाब में ये एक्टिविटीज़ देख रहे थे। महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे। और इसके अलावा दिल्ली के अंदर कौन था? सैयद हैदर रज़ा। तो हैदर रज़ा कहाँ से लीड कर रहे थे? दिल्ली के अंदर से लीड कर रहे थे। मद्रास से कौन लीड कर रहा था? मद्रास से थे चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई। इसके अलावा बंगाल, जो कि नर्व सेंटर था इस मूवमेंट का, है ना, तो बंगाल से काफ़ी सारे लोग थे। अरविंदो घोष हो गए। अरविंदो घोष के अलावा कौन कौन है? बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे हो गए, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये थे यहाँ पे। अ, अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है, नारायण बोस, राज नारायण बोस, ये जो हैं ये बंगाल से एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको ये चीज़ें ये भी पता होनी चाहिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कहाँ से था, ठीक है। अब देखो, एंटी पार्टीशन मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया 1905 में, है ना। तो 1903 में ही बेसिकली स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो 1905 में हमारा स्वदेशी प्लस जो है बाइकॉट रेजोल्यूशन वो पास हो गया था। बाइकॉट मूवमेंट भी हमारा स्टार्ट हो गया, यानी कि ब्रिटिश गुड्स को बाइकॉट किया जाएगा। 1905 में गाइस सेशन होता है, 1905 का कांग्रेस का सेशन होता है बनारस के अंदर, ठीक है। और इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसमें जो है सपोर्ट जो है दिया जाता है किसको? स्वदेशी और बाइकॉट रेजोल्यूशन को, ठीक है। तो स्वदेशी और बाइकॉट हमारा 1905 में हमने 7 अगस्त 1905 में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो सेशन होता था हर दिसंबर में, आपको पता है कांग्रेस का सेशन होता था, तो 1905 का जो सेशन हुआ बनारस के अंदर, जिसकी प्रेसिडेंट कौन थे ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है, गोपाल कृष्ण गोखले, जिसमें स्वदेशी और बाइकॉट को बैक किया गया, या हम बोल रहे हैं कि सपोर्ट दिया गया, ठीक है। इसके बाद 1906 में अगला सेशन होता है कांग्रेस का। अब देखो, एक्सट्रीमिस्ट लीडर चाहते थे कि हमारा प्रेसिडेंट बने, वो चाहते थे कि या तो लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने या फिर बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाए, ठीक है। लेकिन मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाहते थे, तो मॉडर्न लीडर्स ने क्या किया? दादा भाई नेहरू को बना दिया। अब दादा भाई नेहरू की सभी रिस्पेक्ट करते थे, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हों चाहे मॉडरेट्स हों, तो दादा भाई नेहरू का नाम आगे रख दिया। तो ये जो है 1906 का सेशन, दादा भाई नेहरू जो कि कैलकाटा में होता है, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, स्वदेशी मूवमेंट तो हमने पहले से ही चला दिया था 1905 में। 1906 में स्वदेशी और बाइकॉट रेजोल्यूशन के अलावा यहाँ पे हमने और क्या कॉन्सेप्ट रखा? हमने स्वराज की बात करी थी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट, तो सेल्फ गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन था या स्वराज रेजोल्यूशन था, ठीक है, यानी कि आज़ादी की बात जो कही थी, वो किस सेशन में कही गई थी? तो 1906 का सेशन दादा भाई नेहरू जी कलकत्ता में हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वदेशी और बाइकॉट तो पहले से ही है, प्लस इसमें एड ऑन हो गया स्वराज भी, अब हमें स्वराज भी चाहिए। दूसरा, नेशनल एजुकेशन की बात करी दोस्तों, ठीक है, प्लस बाइकॉट और रेजोल्यूशन तो था ही साथ में। तो नेशनल एजुकेशन की बात करी, मतलब हम फॉरेन जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे जो ब्रिटिश एड की बलबूते पे चल रहे हैं, वो हम वहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं भेजेंगे, हम अपनी नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था पैसिव रेसिस्टेंस का। पैसिव रेसिस्टेंस, पहले तो पेयर पैटिशन वगैरह होती थी, लेकिन नया कॉन्सेप्ट लेके आए पैसिव रेसिस्टेंस का एक्सट्रीमिस्ट लीडर, राइट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये बाल गंगाधर तिलक की देन थी, ओके। अब यहाँ पे देखो 1906 में ऐसी क्या चीज़ हुई एक्स्ट्रा? स्वदेशी, मतलब हम अपनी चीज़ें यूज़ करेंगे,
है ना, अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, बॉयकॉट करेंगे जो भी फॉरेन गुड्स हैं ब्रिटिशर्स के। लेकिन ये लिमिटेड था। यहाँ पे 1906 के सेशन के बाद क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, जो बॉयकॉट करेंगे ना, पहले तो बॉयकॉट किसका था, पहले बॉयकॉट सिर्फ जो है ना मैनचेस्टर जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पे क्लॉथ्स बनते थे, तो हम उनके क्लॉथ्स को यूज़ नहीं करेंगे। लिवरपूल एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे साल्ट बनता था, तो हम उसको साल्ट को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले सिर्फ ये दो चीज़ों को बायकॉट हो रहा था, ठीक है, ज़्यादा लेवल पे नहीं था, बाकी गुड्स भी थे जो भी लिक्विड वगैरह जो भी शॉप्स होंगी, लेकिन यहाँ पे बायकॉट को आगे इंक्रीज़ किया गया। अब हम कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ेंगे इनके, अब हम इनके स्कूल्स में भी नहीं जाएंगे, ना ही इनकी गवर्नमेंट सर्विस करेंगे। अब गवर्नमेंट सर्विस में जो क्लास 3 क्लास 4 में जो जो भी काम हुआ करता था, काम तो वही लोग करते हैं ना, तो वो इंडियन लोग थे, तो इंडियन लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे तो उनका काम भी ठप हो जाएगा अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो ये रहा। इसके अलावा जो कोर्ट्स थी, जुडिशरी थी, वहाँ पे भी हमने मना कर दिया, लेजिस्लेचर में भी जाने से मना कर दिया, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थी वहाँ पे भी जाने से मना कर दिया। तो बाइकॉट अब हमारा नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुका था, ठीक है। इस समय अरविंदो घोष ने दोस्तों एक बात कही थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। क्या है? पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन, ठीक है। ये किसने बोला था? अरविंदो घोष ने ये यहाँ पे बात कही थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये जो मूवमेंट चला, स्वदेशी मूवमेंट, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं दोस्तों, कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति, ये आपको ध्यान में रखना है कब बनी थी, ठीक है, किसने बनाई थी? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। कहाँ पे? बरिसाल उड़ीसा में एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। बरिसाल में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया, ठीक है। वहीं तमिलनाडु में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम था स्वदेशी संगम। स्वदेशी संगम तमिलनाडु में कौन चलाता है? चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा, सुब्रमण्यम शिवा, ठीक है। तो ये लोग जो हैं स्वदेशी संगम की यहाँ पे गठन करते हैं, और स्वदेश बंधन समिति बरिसाल अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस बनते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों को मासेस तक पहुँचाई जाती है, ठीक है, मीटिंग्स होती हैं, राइट। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जो है ना, वो फेस्टिवल चलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? गणेश फेस्टिवल्स और शिवाजी फेस्टिवल, ठीक है। शिवाजी फेस्टिवल और गणेश फेस्टिवल्स को चलाया जाता है किसके द्वारा? तिलक के द्वारा, राइट, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। इसके अलावा बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है दोस्तों। देखो, नेशनल एजुकेशन की बात हुई है, तो अब क्या करते हैं, ये बंगाल नेशनल कॉलेज, पहला कॉलेज जो नेशनल कॉलेज हमारा जो बना वो बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक है, जिसमें हम नेशनल एजुकेशन जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो बंगाल नेशनल कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल बनते हैं वो हमारे अरविंदो घोष बनते हैं, ठीक है। तो टू प्रमोट द नेशनल एजुकेशन वी एस्टैब्लिश द बंगाल नेशनल कॉलेज वेयर द प्रिंसिपल वॉज अरविंदो घोष, ठीक है। उसके बाद देखो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया जाता है 1906 में। कब? पूरा डेट आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन होता है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को देने के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चलाया जाता है, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। सॉरी, ये एस्टेब्लिश किया जाता है
ठीक है। और ये जो है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन के लिए, तो जो भी एडवांस स्टडीज़ होती थी टेक्निकल एजुकेशन में, वहाँ पे भेजा जाता था बच्चों को जापान में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो भी एडवांस स्टडीज़ होती थी उसके लिए जो है बच्चों को कहाँ भेजा जाता था, जापान के अंदर जो है वहाँ पे भेजा जाता था। ठीक है, अब यही नहीं, ये तो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, है ना। साथ में शिप बनाने का काम भी हमने अपने कंधों पे ले लिया। जो शिप बनाएंगे हम, वो हमारी स्वदेशी कंपनी बनाएगी। तो इसके लिए स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी का गठन किया जाता है। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, ठीक है। इसको चिदम्बरम पिल्लई बनाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? टूटीकोरिन में। टूटीकोरिन एक पोर्ट सिटी है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पे स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना करते हैं, जो कि शिप बिल्डिंग में काम करेगी, नेशनल शिप बिल्डिंग में काम करेगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके अलावा सॉन्ग गाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। स्वदेश गीतम, स्वदेश गीतम लिखा जाता है इसके द्वारा, सुब्रमण्यम भारती के द्वारा, सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, पार्टीशन के टाइम पे जो है स्वदेश गीतम लिखा गया था सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। ठीक है, तो ये होती हैं चीज़ें। अब सब कुछ नेशनलिज्म के बेसिस पे हो रहा है, मतलब हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे सभी बातों में। तो हमारी जो पेंटिंग थी वो भी हम सेल्फ रिलायंट हो गए उसमें। पहले तो हम जो वेस्टर्न यूरोपियन जो पेंटिंग हुआ करती थी वो सभी करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपना रिच कल्चर दिखाया लोगों को। ठीक है, हमने अपनी स्वदेशी पेंटिंग करना स्टार्ट करी। तो इसमें रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था अवरिंद्र नाथ टैगोर का, अविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, जिन्होंने अजंता की पेंटिंग से मोटिवेशन ली, राजपूत पेंटिंग्स और जो मुगल पेंटिंग्स थी। ठीक है, इन तीनों की पेंटिंग से मोटिवेशन लेके इन्होंने इन तीनों की पेंटिंग्स को बनाया, यानी कि जो स्वदेशी पेंटिंग का जो बोल चाला था वो भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, दूसरे पेंटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस क्यों इंपॉर्टेंट थे? बिकॉज गाइज इनको, ये पहले पर्सन थे जिनको स्कॉलरशिप मिली थी, स्कॉलरशिप मिली थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्ट से। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में हुई थी, याद रखिएगा। और जिसमें जो है पहली स्कॉलरशिप पाने वाले व्यक्ति थे नंदलाल बोस। तो ये भी एक पेंटर थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन पेंटर्स थे जिन्होंने उस मूवमेंट के दौरान जो है पेंटिंग करी थी, या फिर हमारी इंडियन पेंटिंग्स को एक नया स्थान दिया। ठीक, तो याद रखना है। इसके बाद साइंस की फील्ड में भी हमने उन्नति करी। साइंस में भी हमने, जैसे कि जगदीश चंद्र रे, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे, प्रफुल्ल चंद्र रे। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, साइंस की फील्ड में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया उस समय में, तो ये साइंस से फील्ड से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसके अलावा उस समय मास पार्टिसिपेशन कैसा रहा उस पर डिस्कस करते हैं। मास पार्टिसिपेशन में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल था दोस्तों इस मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट में। ठीक है, स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल था। स्टूडेंट्स ने लार्ज नंबर में आगे आए और इन्होंने शॉप्स को पिकेट किया। पिकेटिंग ऑफ शॉप्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि शॉप्स के बाहर जो ब्रिटिश गुड्स बेच रही थी उन पे धरना प्रदर्शन। ठीक है, चाहे वो लिक्वर शॉप्स हों, ठीक है, जो यहाँ फिर फॉरेन गुड्स को बेच रही हैं, उन सभी शॉप्स पे धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। ठीक है, और इनके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने इन पे मतलब चार्जेस लगा दिए, कॉलेज से निकाल दिया गया। ठीक है, लाठी चार्ज हुआ इन पे, फाइन लगा दिया गया। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पे इनके साथ हुई, स्टूडेंट्स के साथ, जब इन्होंने पार्टिसिपेशन यहाँ पे अपना दिखाया। अब देखो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन था, जब क्वेश्चन आएगा ना, हालांकि मेंस में जब आएगा कि किन का रोल था मास पार्टिसिपेशन में, तो स्टूडेंट्स का रोल था। दूसरा रोल जो था वो था वुमेन का। ठीक है, वुमेन का काफ़ी ज़्यादा
हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा वुमेन का, मेनली इन लिक्वर पिकेटिंग। जो भी लिक्वर वगैरह बेची जा रही थी दुकानों में, उनके बाहर धरना प्रदर्शन वुमेन्स ने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है, मुस्लिम पार्टिसिपेशन नहीं था दोस्तों, ना के बराबर था। हालांकि कुछ पार्टिसिपेशन हुआ कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा, जैसे कि अब्दुल रसूल जो कि एक बैरिस्टर थे, ठीक है, लियाकत हुसैन इनके द्वारा, या फिर मौलाना आज़ाद, इन तीनों के द्वारा जो है यहाँ पे इनका पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज नोवेयर इन स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम पार्टिसिपेशन नहीं था यहाँ पे। क्यों नहीं था? बिकॉज रीज़न इज 1905 में विभाजन हो रहा है। ठीक है, 1905 में जो विभाजन हो रहा है वो हो रहा है बंगाल का। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ, क्या कारण थे उसके? तो लॉर्ड कर्जन ने ये बोला कि ये बंगाल है जो ना, ये बहुत बड़ा प्रोविंस है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। ये बात कहीं हद तक सही भी थी, किताब में भी लिखा है, लेकिन द रियल रीज़न वॉज नॉट दैट। ओके, जो रियल रीज़न था वो था बंगाल में यूनिटी बहुत थी और ये नर्व सेंटर था किसी भी मूवमेंट का, चाहे वो 1857 का रिवोल्ट ले लीजिए या फिर ये स्वदेशी। ठीक है, कोई भी रिवोल्ट था तो बंगाल से रिवोल्यूशनरी काफ़ी ज़्यादा हुए। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आया ना कि मतलब किस रीजन से सबसे ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन रहा था रेवोल्यूशनरीज का, तो वह बंगाल था। तो बंगाल को इन्होंने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल, एक बनाया इन्होंने बंगाल। ठीक है, पहले बंगाल था नाम, ठीक है, अब देखो समझो इस बात को। एक बनेगा बंगाल जिसमें वेस्ट वाला बंगाल आएगा, प्लस उड़ीसा आएगा, प्लस बिहार आएगा। दूसरी तरफ ये बोले कि दूसरा हो जाएगा आपका ईस्ट बंगाल। एक तो बंगाल, बंगाली नाम तो बंगाली रहेगा, लेकिन इसके अंदर वेस्ट बंगाल वाला रीजन उड़ीसा और बिहार आएगा। और दूसरा ईस्ट बंगाल हो जाएगा जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी वाले लोग रहेंगे, मुस्लिम मेजोरिटी वाले लोग। और यहाँ पे बंगाल वाले रीजन जिसमें वेस्ट बंगाल वाला रीजन, उड़ीसा और बिहार, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी बन जाएगा। तो इनको जो है, इनको सही रहा मुस्लिम्स को कि हमें ये अलग मिल चुका है, ईस्ट बंगाल मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में रहेगी। ठीक है, हम अपने लोगों को वोट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें इन्होंने करी, तो मुस्लिम तो खुश थे, तो इसलिए इनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे ना के बराबर था। ठीक है, लेकिन 1911 में जब फिर से पार्टीशन को अनल कर दिया जाएगा, 1911 में पार्टीशन को रद्द कर दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1905 में पार्टीशन हुआ था बंगाल का, 1911 में रद्द कर दिया गया था, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुस्लिम पार्टीशन यहाँ पे नहीं था। तो इसको 1911 वाला मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हुआ। फिर जो बिहार और उड़ीसा है ना, इसको अलग कर दिया गया और जो वेस्ट बंगाल है वो अलग ही रहा। फिर उसके बाद देखो 1907 का सेशन, 1906 का सेशन हमने देख लिया, 1907 में एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये मूवमेंट चल ही रहा है। लेकिन अब 1907 आते आते ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बीच में ना तू मैं होने लगी। क्यों? रीज़न क्या था? ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, ये चाहते थे कि ये जो बाइकआउट मूवमेंट है या फिर स्वदेशी मूवमेंट है ना, ये सिर्फ बंगाल में ना चले, ये आउटसाइड इंडिया भी, आउटसाइड बंगाल भी चलना चाहिए। यानी कि ऑल इंडिया नेचर देना चाहते थे इस मूवमेंट को, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। लेकिन मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाहते थे, वो विद इन द बंगाल ही इन चीज़ों को रखना चाहते थे। और ये जो जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की, मॉडरेट्स उससे भी परेशान थे। ठीक है, तो 1907 में एक सेशन होता है जिसको सूरत सेशन बोलते हैं, सूरत के अंदर होता है ये। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। अब क्या है ना, यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी रही। एक्सट्रीमिस्ट लीडर चाहते थे कि वो बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पे बनाए लीडर। ठीक है, लेकिन ऐसा था ना कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो चाहते थे कि नागपुर में ये जो है ये सेशन हो, ताकि तिलक को हम वहाँ पे बना सकें।
इसका प्रेसिडेंट। लेकिन मॉडरेट्स ने क्या किया, मॉडरेट्स ने सूरत में ये सेशन रखा, और ये वो था, रूल था कि उस प्लेस का जो नेता है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता इंडियन नेशनल कांग्रेस का। मतलब जो तिलक जो था, वो उनका प्रोविंस था सूरत, तो वहाँ से वो बन नहीं सकते थे, इसलिए जानबूझ के उन्होंने सूरत को जो है प्लेस डिसाइड किया। तो सूरत का ये सेशन होता है जिसमें नाम आगे रखा जाता है रास बिहारी घोष का, रास बिहारी घोष का। तो ध्यान में रखना, सूरत सेशन जो हुआ उसके प्रेसिडेंट कौन थे, रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष को जो है चुना गया 1907 के रेजोल्यूशन में। तो ये एक्सक्लूड हो गए तिलक। इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ, कहा जाता है कि जूते चप्पल भी चले थे, ठीक है। तो यहाँ पे सूरत स्प्लिट इसलिए इसको कहा जाता है। तो सूरत में सेशन था 1907 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये दोनों जो है यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं। रास बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट थे, ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके उपलक्ष्य में गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनको फ़ायदा मिल जाता है कि ये दोनों अलग हो गए। तो मॉडरेट्स के आगे तो ये बात रखी जाती है कि हम जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं 1909 के अंदर, ठीक है। जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आएंगे वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इनको कर्ब करने के लिए 5 नए लॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती है। वो 5 लॉज क्या थे? सबसे पहले सेडिशियस मीटिंग एक्ट लेके आते हैं 1905 का, 1907 का, ठीक है। 1907 में सेडिशियस मीटिंग एक्ट लेके आते हैं। 1908 में 2 एक्ट लेके आते हैं। एक था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, और दूसरा था इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइनमेंट एक्ट इसको पूरा नाम था। तो न्यूज़पेपर को कब करने के लिए ये वाला एक्ट, क्रिमिनल लॉस को कब करने के लिए ये वाला एक्ट लेके आए, और सेडिशियस मीटिंग जो हुआ करती थी, ठीक है, जो भी ये आपस में मिलकर करते थे, उससे रिलेटेड जो है ये एक्ट लेके आए, ठीक है। इसके अलावा 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट लेके आते हैं, राइट। तो ये जो एक्ट हैं, ये जो एक्टिविटीज़ थी एक्सट्रीमिस्ट लीडर की, उनको कर्व करने के लिए लेके आते हैं, ठीक है। इसके बाद 1809 में तिलक को जो है इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, ठीक है, सेडिशन के चार्जेस पे, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इन पे ऊपर ट्रायल चलता है, बिकॉज इन्होंने केसरी जो इनका अखबार था उसमें, इन्होंने कुछ ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ यहाँ पे चीज़ें लिखी थी, जिसमें देखो मुजफ्फ़रपुर में ना एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ट्रेन के अंदर। तो मारना तो किसी और को चाहते थे, लेकिन वहाँ पे 2 इंग्लिश वुमेंस की हत्या हो गई थी। तो उससे रिलेटेड जो है इन्होंने केसरी में कुछ लिखा, उनके चार्जेस में इनको पकड़ा गया 1809 में, और इनको कहाँ पे भेज दिया गया? मांडले जेल। मांडले जेल तो कहाँ पे थी? बर्मा के अंदर। बर्मा आज के समय में आपका म्यांमार वाला, वहाँ पे मांडले जेल, वहाँ पे इनको 6 सालों की सज़ा होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कितने सालों की? 6 सालों की सज़ा। फिर बाद में ये 1914 में ये रिहा हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई चीज़ें याद रखनी है। बस इसके बाद जो है ये चैप्टर में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज़ 1905 से लेकर 1909 तक जो है, 1809 लिख दिया मैंने, 1909 तक जो है इस तरह से चला, ठीक है। अब 1909 के आगे जो है ना वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है ना मॉडरेट्स का ना एक्सट्रीमिस्ट का, या अब रेवोल्यूशनरी जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे अब, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी फेज़ जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।